करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्सीन्स। ठीक है, उसमें हम पहले इम्यूनिटी देख लेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, फिर उसके बाद वैक्सीन को भी देख लेंगे। बाय द वे, कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर से? हाँ, वैसे तो आना चाहिए था कि लास्ट टाइम हमारी जो बात थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि हम ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ड्रग जो होती है वो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है जिसका इफेक्ट होता है। तो उसके साथ जब हम इन एक्टिव सब्सटेंसेस को इकट्ठा मिलाते हैं, ठीक है, कोई हमारे पास एक डोजेज फॉर्म बनती है, तो उसको फिर हम मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव प्लस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डोजेज फॉर्म बनाते हैं, और उसी डोजेज फॉर्म को हम मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म और मेडिसिन में कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, डोजेज फॉर्म जब हम कहते हैं, फर्ज करेंगे आप एक इंजेक्शन है, उसकी जो छोटी सी वाइल होती है उसको वो उसको हम पेरेंटल डोजेज फॉर्म है वो एक। ठीक है, तो उसको हम उस तरह से डोजेज फॉर्म बोलेंगे। अब उसको अगर हम देखेंगे ये सिस्टम क्या है, ठीक है, तो अगर सिस्टम के हिसाब से हम बोलेंगे तो ये एक पेरेंटल है। ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म है। ठीक है, जिसमें कि पेरेंटल का मतलब होता है जो कि आपके आई मीन इधर वेन्स या इसमें आपकी वेसल्स में जिसको आपने लगाना होता है। ठीक है, इंजेक्टेबल सॉरी, या मसल्स वगैरह में। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे सिस्टम कौन सा है इसका, इंजेक्टेबल है, तो किस तरह से ये डिलीवर हो रहा है, तो उस वजह से हम उसको बोलेंगे डोजेज फॉर्म में। और अगर इस तरह हम देखें कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, तो ये मेडिसिन है एक। ठीक है, यानी कि ये इस इफेक्ट के हिसाब से। इसी तरह अगर आप देखेंगे टैबलेट, ठीक है, टैबलेट अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, हम कहेंगे कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, टैबलेट, लेकिन है ये इनफैक्ट क्या है, मेडिसिन। ठीक है, तो ये मेडिसिन इस हिसाब से हम उसको बोलेंगे, तो इनमें कितना कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन ये होता है कि आप ड्रग को मेडिसिन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूछना आपको चाहिए था वैसे कि ड्रग मेडिसिन में हम क्यों लेके जा रहे हैं। तो अभी वैसे होता तो मैं आपसे पूछता, टाइम नहीं है। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो स्टेबिलिटी की होती है, और कह लें कि स्टोरेज की होती है, एक्सपायरी जो आपकी होती है, शेल्फ लाइफ की। एक ड्रग अगर अगर आप उसको रॉ फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म में या किसी भी जिस फॉर्म में वो ऑब्टेन होती है, जो ओरिजिनली जो आपको मिलती है ड्रग, अगर उसी फॉर्म में उसको रखना मुश्किल है। आप कहें कि हमें उसमें से 2 mg चाहिए, ठीक है, ड्रग, आप उसमें से 2 mg उठाएं और आप इनहेल आप उसको ले लें, मतलब कि ओरली या जिस तरह भी आपने लेना है, तो ये करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, और उसको आप कब तक जो है सेफ रखेंगे इसी तरह ओपन फॉर्म में, और कितनी देर तक उसको आप रख सकते हैं ऐसे ही पाउडर की फॉर्म में, तो ये चीज़ मैटर करती है। उसके लिए फिर हम उस ड्रग को अपने एक्सिपिएंट्स के साथ, ठीक है, हम उसको मिक्स करते हैं, और एडिटिव्स जो भी डिफरेंट होते हैं, और हम उसको एक सिस्टम में सिस्टम का एक पार्ट बना देते हैं। ठीक है, और वो उस सिस्टम की फिर हम टेस्टिंग करते हैं। वो सिस्टम क्या होगा, फर्ज करें कि वो सिस्टम में हमारा सिरप है। ठीक है, उस सिरप के अंदर अब हमने उसको ड्रग को उसका पार्ट बना दिया। सिरप के अंदर क्या नाम है, एक आपके पास ड्रग है, उसके बाद आपके पास वाटर है या सॉल्वेंट होगा, फिर उसके बाद आपके पास प्रिजर्वेटिव्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास फर्ज करें कि शुगर है, ठीक है, मीठा करने के लिए सिरप को। तो ये चीज़ें, तो इससे क्या होगा कि वो आपकी जो ड्रग है, एक तो वो सिरप के अंदर रहेगी ज़्यादा अरसे के लिए, क्योंकि आपने अब उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए हैं। वो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो क्या करेंगे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, और इस तरह से आपकी जो ड्रग है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। वरना यही हो सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 दिन तक जो है वो ड्रग जो है, अगर आप उसको वैसे ही रखें उनके बगैर, प्रिजर्वेटिव्स के बगैर, तो इतने दिन तक वो चलेगी। तो आपकी ये शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, देखें पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेशेंट अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो कड़वी होती हैं, तो आप फिर से डोजेज फॉर्म, आप उस ड्रग को एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बनाते हैं कि जो कि या तो टेस्टलेस होता है या फिर उसका एक प्लेजेंट टेस्ट होता है। आप पिक कर रहे हैं ना बात, ठीक है, कि ड्रग जो है उसका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, तो हमने उसको एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बना दिया। उस सिस्टम का नाम क्या है, डोजेज फार्म है। ठीक है, उसको हम डोजेज फार्म बोलेंगे इस सिस्टम को। और पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे तो उसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं। तो हमने उस बिटर ड्रग को एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसी डोजेज फार्म में इनका ऑपरेट कर दिया जिसका यहाँ तो कोई टेस्ट ही नहीं है।
ठीक है, जिसका यहाँ तो कोई टेस्ट ही नहीं है, यहाँ वो उसका प्लेजेंट टेस्ट है, जैसे सिरप हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे आपकी शुगर कोटेड टैबलेट्स होगी, विच वन इज हाईली इफेक्टिव। देखें जो एफिकेसी होती है ना किसी भी ड्रग की, ठीक है, देखें इफेक्ट तो बीच में दोनों, बेशक मेडिसिन है बेशक ड्रग है, मेडिसिन में इफेक्ट किसका है, ड्रग का ही है। ठीक है, तो ये इफेक्ट की जो होती है ये सारी, देखें ट्रायल वगैरह वो सारे उस पर हो गए तो फिर ही आती है वो मार्केट के अंदर, और जो आपको उसका डिजायर इफेक्ट चाहिए होता है वो मेडिसिन में भी वही आता होगा। और अगर आप एक ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर आपने कैसे, ये डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या डोजिंग इंटरवल ये चीज़, तो उस पर फिर वो करेगा, वरना इनका इफेक्ट का कोई इतना डिफरेंस नहीं। मेडिसिन के अंदर देखें एक एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है, वो उसका काम क्या है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को ट्रीट करना, ये उसका काम है। ठीक है, या फिर अगर लो डोज पे आ रहे हैं तो उसका काम क्या है कि ब्लड को थिन करना, और यही चीज़ आपने अब टैबलेट के अंदर रख दी है। अब टैबलेट के अंदर क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, टैबलेट जब क्या कहते हैं वो टूटेगी तो बीच में से क्या निकलेगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड ही निकलेगा, और उसने अपना काम करना है। ठीक है, और आया तो उसमें से एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड ही ना, इसमें आई मीन कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम अगर हम आई मीन उसमें डिफरेंस क्रिएट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, यही फायदा होता है डोजेज फॉर्म का। ठीक है, अभी जो मैं बात कर, हम उसमें क्या डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिया, हमने उसका टेस्ट जो था वो प्लेजेंट कर लिया। दूसरी चीज है, हम चाहते हैं कि अगर हम एसिटाइल ऐसी लेंगे, ठीक है, पैरासीटामोल जो है वो हम ऐसे ही ले लेंगे, अगर पाउडर फॉर्म है वो फौरन से जाके इफेक्ट वहीं से शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हम गोली खाएं लेकिन हमें इफेक्ट जो है वो 2 घंटे बाद आए या 3 घंटे बाद, या आहिस्ता आहिस्ता हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद। ठीक है, तो अब ये चीज करना जो है ये ड्रग के साथ पॉसिबल नहीं है कि हम ड्रग को मॉडिफाई करें। ड्रग को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि जी हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से या पैरासीटामोल से, पैरामाइनासिनोन से कुछ और चीज बनाएं जो कि लेट डिलीवरी उसकी हो, तो ये काम खराब होता है। ठीक है, वो आपकी ड्रग अपना इफेक्ट ही लूज करती है। हाँ, सिस्टम को मॉडिफाई करना इजी होता है, या व्हीकल को, वो जो गाड़ी है, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसके अंदर जो बंदा बैठा है वो उसको खराब करें, आप जो गाड़ी है, ठीक है, उसको जरा सेट कर लें। गाड़ी का मतलब क्या है, डोजेज फॉर्म आपकी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स होती हैं, डिक्लोरान की है, उसके ऊपर लिखा होगा डिक्लोरान SR, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ठीक है, SR का इसका मतलब, सस्टेन्ड का मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसको कहते हैं पल्साटाइल रिलीज। तो इसी तरह कुछ होती हैं XR एक्सटेंडेड रिलीज, ये सारी एक जैसी हैं। ठीक है, CC का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज या कंट्रोल्ड, जो भी है इसका। तो इनका क्या मतलब है, तो इनका मतलब है कि आपकी जो ड्रग है वो फौरन से रिलीज नहीं होगी, इमीडिएट नहीं होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल ड्रग होती हैं जिनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम इंक्लूड नहीं होता जो कि ड्रग की डिलीवरी को डिले करे, उनको हम कहते हैं इमीडिएट रिलीज टैबलेट। ठीक है, चैट में मैं लिख रहा हूँ, आप यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। इमीडिएट रिलीज टैबलेट उनको कहते हैं जिनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती। तो इसी तरह दूसरी चीज़ होती है कि आप ड्रग है, उसको हमने बॉडी से बचाना है। हमने, हमारा गोल क्या होता है कि ड्रग को, ठीक है, पैरामाइनो एसिड फिनोल को, यहाँ सॉरी चलो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को हमने एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की हालत में ही बॉडी के ब्लड के अंदर हमने उसको डिलीवर करवाना है। हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि उसको सेफली हमारे ओरल कैविटी से लेके हमारे ब्लड तक उसको एज सच वो वहां पे पहुंचा दे। तो अब मोस्टली ड्रग के साथ, कुछ की ड्रग के साथ ये इशू होता है कि वो स्टमक के अंदर जो है उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो रही थी स्टमक के अंदर, क्योंकि एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम फिर क्या करते हैं, आपकी जो ब्रांड है, जो लोप्रीन का ब्रांड है, ठीक है, ये जो आप मशहूर या कॉमन यूज्ड ब्रांड है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं अब इसको इंटेरिक कोटिंग। ठीक है, इंटेरिक का मतलब ऐसे होता है गट वगैरह, कोट का मतलब कि हमने उसको ऐसी कोटिंग कर दिया कि वो अब स्टमक के अंदर डिग्रेड नहीं होगा। तो लोप्रीन इंटेरिक कोटेड टैबलेट है। जो इस तरह की टैबलेट्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो टैबलेट है ये स्टमक के अंदर डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, ये आगे जब इंटेस्टाइन में जाएगी तब ये डिग्रेड होगी। तो हमने एक मॉडिफिकेशन फिर से प्रोड्यूस कर ली। तो आई मीन ये मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस करना, ये हम किस वजह से हमारे लिए पॉसिबल हो रहा है,
उस गाड़ी की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर हमने उस सिस्टम की वजह से जिसको हमने ड्रग का पार्ट बना दिया, ठीक है। तो एज सच अगर हम ड्रग के साथ ही करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है, और हमें ये चांस था कि ड्रग की एफिकेसी जाती रहती। तो हमने उस ड्रग को उठाया और एक अपनी जो डिजायरेबल था सिस्टम, उसका पार्ट बना दिया, और उस सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, डोजेज फॉर्म या ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये आई मीन कुछ रीजन थी कि जिसकी वजह से हम ड्रग को डोजेज फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, या ड्रग को हम मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम फिर अब वैक्सीन्स की तरफ चलें। स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी आई थिंक। ओके, वैक्सीनेशन का हमने शुरू में भी थोड़ा देख लिया था कि इसकी एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, ठीक है। वही एडवर्ड जीनर वाली जो यूरोपियन की कहानी है, ठीक है, वो वहाँ से हुई थी, काउ वगैरह से। हमने बेसिकली देखना कि वैक्सीनेशन की टाइप्स वगैरह या इसकी जो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल इसका क्या है, ठीक है। बेसिकली क्या करना होता है कि जिस पैथोजन के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी चाहिए। स्टूडेंट्स काफ़ी लेट आ रहे हैं, या मैं भी अब लेट हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ओके जी। तो जिस पैथोजन के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसी पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली, या फिर वैक्सीनेशन तो आर्टिफिशियली है, ठीक है, आर्टिफिशियली आप इम्यूनिटी जनरेट करवाते हैं। आपको इन्फेक्शन हुआ नहीं होता, लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी उसी पैथोजन के अगेंस्ट जनरेट करवाते हैं, ताकि अगर लाइफ में अगर आपको वो पैथोजन अगर आपसे टकराए तो आप प्रिपेयर्ड हों और आप उसको टैकल कर सकें। ये बेसिकली प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। वैक्सीन की प्रॉपर्टी नॉन पैथोजेनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है आपने वैक्सीन दी और उस वैक्सीन की वजह से आपको डिजीज होगी। फिर इम्यूनोजेनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, ठीक है। फिर ये ना हो कि आप वैक्सीन दो और आपको इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट ही ना हो। वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पेशेंट के हिसाब से कि उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग इन द सेंस कि आपको एक शॉट से काम आपका चल जाए, ठीक है, आपको बार बार उसकी वैक्सीन की शॉट्स ना लेनी पड़े। फिर उसकी कॉस्ट सारी बात है, कम होनी चाहिए वगैरह वगैरह, स्टेबल होनी चाहिए, और ये चीज़ें। मेन चीज़ अब यहाँ से कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती हैं? वो वैक्सीन्स जिनके अंदर हम पैथोजन को पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है, होल ऑर्गेनिज्म, हम उसको इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी इस किस्म की वैक्सीन होगी उसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में फिर दो तरह की वैक्सीन होती हैं। एक होती है कि या तो लाइव वैक्सीन होगी, वो कि आपका जो होल ऑर्गेनिज्म है पूरे का पूरा, फर्ज करें एक बैक्टीरिया है या एक वायरस है, आपने पूरे का पूरा बैक्टीरिया ले लिया, और या तो ये हो सकता है कि वो बैक्टीरिया किल्ड है, ठीक है, कि वो मरा हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि वो कह लें कि लाइव है, यानी कि वो जिंदा है लेकिन थोड़ा कमजोर है, वीक है, ठीक है, वीक पैथोजन उसको हमने कर दिया। तो ये दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब वीक, ठीक है, वीकन। और एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि रिड्यूसिंग विरुलेंस, के जो या पैथोजेनिसिटी, किसी भी पैथोजन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसकी आप वेरुलेंस को या पैथोजेनिसिटी को कम करते हैं, ठीक है। तो उस कम करने के नतीजे में वो एटीन्यूएटेड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसको हम कहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। वो फिर जो वीक आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और जब बॉडी उसको देखती है इस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है।
एज ए रिजल्ट होता क्या है, फर्ज करें कि आपने कुछ डोज दी, 2-3 यूनिट आपने बस दिए और आपका बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। आपने तो 2-3 यूनिट दिए थे, लेकिन बॉडी ने जो रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जनरेट करना है, जो एंटीबॉडीज बनानी है ना, वो इतनी एंटीबॉडीज होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को जो एक्चुअल होगा पैथोजन उसको वो हैंडल कर सकती है। लाइव का जो है वो क्या नाम है, डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो लाइव आपने वो बैक्टीरिया या वो वायरस जिसको आपने वीक किया था, ठीक है, हो सकता है कि वो दोबारा से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, और अगर वो स्ट्रांग हो गया फिर वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये तो वैक्सीन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है कि वैक्सीन को पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, वैक्सीन को डिजीज कॉज नहीं करनी चाहिए। तो लाइव अगर जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो, इसी वजह से लाइव का ट्रेंड अब आजकल रहा ही नहीं है, ठीक है। न्यू वैक्सीन या जो न्यू टेक्निक्स उसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन इस्तेमाल कम, अनलेस अनटिल आपके पास कुछ और चांस ही नहीं है कि आप कुछ और कर सकें, ठीक है। तो ये पहली टेक्निक होती थी, जहरी बात है जब भी बंदे के जहन में आएगा तो यही आएगा ना कि इसी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करें इम्यूनिटी के लिए। तो उस होल ऑर्गेनिज्म को शुरू शुरू में इस्तेमाल इस तरह से ये शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे जहरी बात है होता है एवोल्यूशन, तो चीज़ें और आती जाती हैं, जैसे अभी आगे देखेंगे आप। इसका फ़ायदा क्या है लाइव वाले का कि ये स्ट्रांग होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग ये क्यों होती है, क्योंकि वो जो वीक होता है ना बैक्टीरिया या वीक पैथोजन, ठीक है, उसमें ग्रो करने की एबिलिटी स्टिल होती है, वो मरा नहीं होता, ठीक है, वो जिंदा होता है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करे। वो जैसे ही ग्रो करेगा, ठीक है, यानी कि जितना वो ग्रो करेगा उतनी देर के लिए, इसका मतलब है वो बॉडी के अंदर रहेगा और उतनी देर के लिए बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करेगी। अब किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, किल्ड वैक्सीन के अंदर भी आपका बैक्टीरिया होल इस्तेमाल होता है, पूरे का पूरा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से उसको हमने उसकी डेथ करनी है कि उसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक ना हो। ये मेथड डिफरेंट है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, पढ़ने के हैं तो आई मीन आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आई मीन आपसे रिलेटेड नहीं इतना मुझे लग रहा है। तो किल्ड वैक्सीन का मतलब है कि आपने उस ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। इससे अब डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अब ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दफा फर्ज करें आपने 2 यूनिट उसको आपने दिए हैं, या फर्ज करें उस 2 यूनिट के अंदर आपके पास थे 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बॉडी ने जैसे ही उन 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकग्नाइज किया, ठीक है, तो क्या हुआ जी, बॉडी ने अपने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की, एंटीबॉडीज जनरेट की, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ये आई मीन जो बैक्टीरिया है ये एज एन एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, होप सो। तो जो बैक्टीरिया है वो एज एन एंटीजन काम कर रहा है, ठीक है, और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज बना रही है, ठीक है। तो अब ये ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, बॉडी ने 1000 के 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो एंटीजन बॉडी में मौजूद नहीं रहा। तो इस वजह से वो जितनी देर तक मौजूद रहा था, ठीक है, उतनी देर में बॉडी के अंदर एबिलिटी थी कि वो अपनी जो इम्यून सिस्टम उसको ग्रो करता रहे, ठीक है। जैसे उसकी जो क्वांटिटी थी या वो जो 1000 थे उनमें से वन लास्ट वन भी हो जाता रहा, तो बॉडी के अंदर अब बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मजीद इम्यून सिस्टम को अपने को एंटीबॉडीज की जो तादाद है उसको बढ़ाए। अब जितनी रहेगी आप उतनी रहेंगी, और वो जितने अरसे के लिए रहेगी एंटीबॉडी उतने अरसे के लिए आप इम्यून रहेंगे। तो किल्ड का जो है ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन किल्ड का फायदा क्या है कि ये सेफ होती है, जहरी बात है लाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस वजह से वो आपको डिजीज किसी भी वे में नहीं कर सकता, और ये चीप होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने में। ओके, ये थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिनके अंदर होल ऑर्गेनिज्म एज एन एंटीजन इस्तेमाल हो रहा था। सेकेंड जनरेशन में हम क्या करते हैं कि अब होल ऑर्गेनिज्म हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, हमने कोई पार्ट इस्तेमाल करना है उसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो पार्ट्स में मोस्टली क्या होती हैं, प्रोटीन, ठीक है। फर्ज करें एक वायरस है, उसके बाहर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो आपने कोई भी देखा कि
एक आपने उस वायरस की प्रोटीन ली और उस प्रोटीन को बॉडी के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो बॉडी उस प्रोटीन को रिकग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एज ए फॉरेन बॉडी, ठीक है, बॉडी उस प्रोटीन को ट्रीट करेगी एज ए फॉरेन बॉडी। तो बॉडी उसके अगेंस्ट, हम ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और एंटीबॉडीज फिर उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगी, और जितने अरसे तक एंटीबॉडीज हमारी जिस्म के अंदर रहेंगी तो इम्यूनिटी हमारी रहेगी। अब प्रोटीन्स, ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास इम्यूनिटी आ गई ना, तो वो जो वायरस या वो जो बैक्टीरिया जिसकी प्रोटीन आपने ली थी, वो जब अगली बारी या फिर इन एक्चुअल या रियल लाइफ में अगर वो आपसे उसका कांटेक्ट होता है, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो उसकी जो प्रोटीन थी, ठीक है, जो हमने जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की हुई है, बॉडी फौरन से उस प्रोटीन को जो उस वायरस के ऊपर लगी होगी उसको रिकग्नाइज करेगी, और उसके अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई है एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडी जाके उस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, फौरन से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो इसमें जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं, आप यहाँ अब ये क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आप उनके क्या नाम है, एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, लाइनें डालते जाएं आप। और इसमें अब हैं जी इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। अच्छा, किल्ड वैक्सीन जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, फर्स्ट जनरेशन में किल्ड वैक्सीन्स को इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, आई थिंक, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में आपको बताया कि पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होगा। इसमें ये मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, बता दिया मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या चीज़ हो सकती है। पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, या प्रोटीन हो सकती है, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या आप देखें कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन। तो उस टॉक्सिन के अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी डेवलप करवानी है, ठीक है, जैसे ये जो लिखा हुआ है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, टेटनस का ये कॉजेटिव एजेंट है। अब ये जो चीज़ें ये क्या करती हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो टॉक्सिन लेते हैं, ठीक है, हम उस टॉक्सिन को मॉडिफाई करते हैं या उसको वीक करते हैं, सिंपल, ठीक है। टॉक्सिन को आपने वीक कर दिया, वीकेंड टॉक्सिन को हम कहते हैं टॉक्साइड, ठीक है। टॉक्साइड का मतलब होता है टॉक्सिन लाइक, ठीक है। तो वो एक्चुअल तो टॉक्सिन था, हमने उसका टॉक्साइड बनाया और उस टॉक्साइड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, ह्यूमन बॉडी उस टॉक्साइड जो हमने सेंड किया उसको रिकग्नाइज, उसके कुछ जो पार्ट होंगे उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो जब एक्चुअल में ये इनमें से कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, वो अपना टॉक्सिन जैसे ही रिलीज करेगा, बॉडी उसको रिकग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी या एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी, वो फौरन से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। ओके, अब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, वैक्सीन है। इसमें अब क्या होता है कि recombinant DNA technology has a number of genes encoding surface antigen from bacteria, virus, and protozoan pathogen have been successfully cloned in bacteria. इसमें तो हम पीछे वाले में क्या कर रहे हैं, इसमें वो जो प्रोटीन है ना, हम उस प्रोटीन को ले रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोटीन को हम बॉडी के अंदर एज एन एंटीजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक हो गया। जो रिकम्बिनेंट एंटीजन, इसका मतलब क्या होता है, हम प्रोटीन ही लेंगे, ठीक है। प्रोटीन को बना कौन रहा था, ठीक है, प्रोटीन बनती है आरएनए से, अगर आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है। प्रोटीन किससे बनती है, आरएनए से, ठीक है। आरएनए मैसेंजर आरएनए जो होता है वो राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो जो चीज़ प्रोटीन बना रही है ना, या जो चीज़ कह लें कि पॉलीसेकेराइड बना रही है, पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि
या जो चीज़ इन्वेलप बना रही है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बाहर एक इन्वेलप होता है, ठीक है, जैसे वायरसेस उनके बाहर अक्सर एक इन्वेलप होता है। तो अब वो चीज़ जो प्रोटीन बना रही है यानी कि आरएनए, ठीक है, या वो चीज़ जो कि क्या नाम है पॉलीसेकेराइड बना रही है, इन्वेलप बना रही है, हमने अब उसको एज एन एंटीजन हमने ले लिया, हमने उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कराई। अब जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप पूरे का पूरा डीएनए जो होता है ना, ठीक है, कोई पार्ट चार्ट नहीं, बस डीएनए लिया और उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और बॉडी उस डीएनए को एज ए फॉरेन पार्टिकल रिकग्नाइज करेगी, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, नीचे आई थिंक एक पिक्चर भी होगी, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब ये एक बार देख लें आप ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। ये इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज होती है, ठीक है, वायरल भी होती है और वैसे तो ये बैक्टीरियल दोनों ही चलती हैं ये। बहरहाल अब इनकी जो वैक्सीन है ना, इसकी जो वैक्सीन बनती है वो है इनएक्टिवेटेड वायरस है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड का मतलब किल्ड वायरस। अब ये मीजल्स है, ये भी वायरल डिजीज है, ये वीक वायरस है। एटीन्यूएटेड वायरस का मतलब है ये लाइव वैक्सीन है। मम्स, मीजल, मम्स, रूबेला, ये एक एमएमआर के नाम से वैक्सीन आती है, ठीक है, एमएमआर। ये सारी जो है ये कह लें कि ये लाइव है, ये भी लाइव है। पोलियो की वैक्सीन किल्ड है, ठीक है, और रेबीज है, हेपेटाइटिस बी की है। हेपेटाइटिस बी में एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी इनएक्टिवेटेड, ये लाइव वैक्सीरिया, ये चीज़ें। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, ठीक है, वो किस तरह हो रहा है। आपने इसको ठीक है सुनना है गौर से। मुझे बताइए कि अगर आपको आवाज़ सही नहीं आएगी। ये नहीं था आई थिंक। ये है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पाकिस्तान, ठीक है, उसकी ये एक प्रोग्राम है, पाकिस्तान ने इनिशिएट किया हुआ है, जो कि बच्चों को वैक्सीन का सारा शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको आई थिंक ये कर देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि ये किस तरह करते हैं, ये वो बाहर है, इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट। Routine immunization schedule. Under the expanded program on immunization, there are vaccines recommended by the government of Pakistan for children to prevent against 10 deadly vaccine-preventable diseases, which are tuberculosis, polio, diphtheria, pneumonia, whooping cough, hepatitis B, meningitis, diarrhea, tetanus and measles. These free ये डिफरेंट डिजीज थे जिसके अगेंस्ट अभी अभी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। vaccines are administered to children from birth till the age of 15 months in 6 visits. First visit is scheduled at the time of baby. आवाज आ रही है ना? No, sir. Birth. On this visit, the child is administered BCG vaccine under the skin in the right upper arm for protection against tuberculosis. OPV0 vaccine is given orally to protect against polio, and Hep B vaccine is administered in the left thigh to protect against hepatitis B. Second visit is scheduled when the baby is 6 weeks.
ये 3 वैक्सीन हैं जो कि बर्थ के टाइम पे वो कह रहे हैं फर्स्ट विजिट आपने बेबी को करवाना है। तो BCG बेसिलस इस तरह की है ये वैक्सीन। ये टीबी के अगेंस्ट ये वैक्सीन होती है, ठीक है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल ये ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर वाली वैक्सीन इस तरह राइट, ठीक है, राइट आपकी जो आर्म होती है वहां पे लगाई होती है। पता नहीं, कहते थे कि आपको जो निशान है वो जाता नहीं है और निशान रहता है आपके पास। मुझे तो नहीं नजर आया अपना निशान राइट आर्म के ऊपर। आप लोग भी देख लीजिएगा आपको BCG वैक्सीन का निशान नजर आया या नहीं। और OPV और ड्रॉप्स होते हैं। हाँ, कुछ कहा आपने। Against hepatitis B. हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है वो स्किन के नीचे लग रही है, ठीक है। ये जो इसने लगाई है। Second visit is scheduled when the baby is 6 weeks old. 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते कितने महीने का हो गया? एक महीने में 4 हफ्ते और दो, आई थिंक 1.5 मंथ्स का जब बेबी हो जाएगा तब पीरियड। On this visit the baby will receive OPV1 vaccine orally, first dose of rotavirus 1 vaccine which is given orally for protection against diarrhea, first dose of pneumococcal 1 vaccine which is administered intramuscularly in the left thigh for protection against pneumonia and meningitis, along with first dose of pentavalent 1 vaccine which is administered intramuscularly in right thigh for protection against tetanus, diphtheria. सेकेंड विजिट में काफी सारी वैक्सीन लग रही है, ठीक है। 2 उसने ड्रॉप दी है, ये OPV ओरल पोलियो वायरस की, ठीक है, पोलियो के अगेंस्ट। रोटा वायरस ये वो कॉजेटिव एजेंट है जो कि डायरिया, मोस्ट फॉर्म ऑफ डायरिया ये करता है। तो उसके अगेंस्ट आपने दे दिया। ये आप भी सोच रहे होंगे ये क्या डायरिया और क्या ये नमूनिया ये चीजें। आप आई मीन पिछले जमाने में या जो होता था ना, जब इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, बच्चे इसी से मर जाते इन चीजों से ही। तो अभी तो हमारे पास काफी हो चुका है, फैसिलिटीज हैं, इस वजह से जो आपकी डेथ रेट या डेथ तो काफी कम हो चुकी है इन चीजों से। और ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसके अंदर 5 वैक्सीन होती हैं, ठीक है। ये आई थिंक लेफ्ट थाई में ये राइट थाई में ये लगाया, ये लेफ्ट थाई में, और ये दोनों ओरल ड्रॉप्स है। OPV का मतलब ओरल ड्रॉप। पोलियो की जो है वो IPV भी होती है, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन, जो आप इंजेक्टेबल नहीं आती, ठीक है। पाकिस्तान में इंजेक्टेबल इस तरह नहीं है, आपने भी देखा होगा घर में भी जब आते हैं तो वो OPV लेके आते हैं, ठीक है, ओरल वाली। तो ओके। Pertussis when the baby is 10 weeks old. On this visit, second dose of OPV2 is given orally along with the second dose of rotavirus 2 vaccine, second dose of pneumococcal 2 which is administered intramuscularly in left thigh and second dose of pentavalent 2 which is administered intramuscularly in right thigh. Fourth visit is थर्ड विजिट में कुछ इतना नहीं कोई भी नहीं है, जस्ट सेकंड डोजेस दी हैं उन्हीं वैक्सीन की जो कि फर्स्ट विजिट में दी थी, ठीक है। scheduled when the baby is 14 weeks old. On this visit, third dose of OPV3 is given orally along with और 14 महीने, 14 वीक्स का। तो 14 जब आप लगा लें कितने महीने बन जाते हैं। first dose of IPV that is injectable polio vaccine given intra. अब ये IPV दे रहा है, ठीक है। पहले ही अब ये आई थिंक तीसरी डोज है OPV की, ठीक है। और ये ओरली दे रहा है। IPV आई थिंक फर्स्ट टाइम दे रहा है, इंजेक्टेबल पोलियो, ये भी पोलियो के अगेंस्ट। Muscularly in the left thigh for protection against polio. Third dose of pneumococcal 3 which is administered intramuscularly in left thigh and pentavalent 3 vaccine which are administered intramuscularly in the right thigh. Fifth visit is scheduled when the baby is 9 months old. On this visit, इसमें आई थिंक काफी ज्यादा गैप है, ठीक है। फोर्थ में और फिफ्थ विजिट में वो 14 वीक्स के बाद था। 14 वीक्स का मतलब हुआ कि तकरीबन 3 या 4 महीने, ठीक है। इतने महीने का बेबी जब होगा, ये 9 मंथ्स का जब हो जाएगा तब इसको या first dose of measles 1 vaccine is administered intramuscularly in left arm for protection against measles. Sixth visit is scheduled when the baby is 15 months old. On this visit second dose of measles 2 vaccine is administered intramuscularly in left arm for protection against measles. The expanded program on immunization. तो ये था आखिरी 2 विजिट में सिर्फ उसने मीजल्स की ही लगाई है, ठीक है। मीजल्स की एक वायरल डिजीज है ये, ठीक है। ये आपने
इधर आई थिंक कुछ है था आपको असाइनमेंट, मैं देने का सोच रहा था। जी जी पूछे। हाँ जी अक्सा, आपने हाथ खड़ा किया था। 3.5 मंथ्स, आई थिंक इतने ही बन जाते थे। इधर एक आर्टिकल है जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। ओके जी, सॉरी सर, आपने लगता है वैसे ही खड़ा कर दिया हाथ। ये जॉनसन एंड जॉनसन की वेबसाइट है, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिकन कंपनी है जो कि हिस्टोरिकली वैक्सीन बनाने में इनका काफ़ी रोल रहा है, और इस बार भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, आई थिंक सबसे पहले यही वैक्सीन आई थी। बहरहाल ये इम्प्रूव होते होते इनको टाइम लगा, और अब काफ़ी सारी वैक्सीन आ गई हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ कि स्टेजेस कितनी होती हैं। 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट की। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जी प्री क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल का वर्ड जहाँ पे आएगा उसका मतलब ये होता है कि आपने ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रायल्स करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, अगर लैब में आप बात कर रहे हैं। तो ये प्री क्लिनिकल का मतलब कि अभी आपने कोई टेस्ट उस्ट करना शुरू नहीं किया। इसका मतलब यही है कि आप ये स्टेज में क्या होता है कि आप डिफरेंट ट्रायल एंड एरर आप ट्राई करते रहते हैं, कौन सी वैक्सीन जो है वो काम करेगी इस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। आई मीन आप उसको पहले किल करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू करें, किल्ड वैक्सीन आपने बनाई और आपने उसको मंकीज़ में या माउस में या इसमें आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया और देखा कि क्या उसमें इम्यूनिटी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, और वो एक्चुअल वायरस के अगेंस्ट या एक्चुअल पैथोजन के अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो जो वैक्सीन इसको पास करती है उसको फिर आप क्लिनिकल स्टेज में लेके जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल स्टेज में भी 3 किस्म के आई थिंक होते हैं। इन्होंने फेज़ 1 को और फेज़ 2A को में इकट्ठा कर लिया था, टाइम नहीं था, और फेज़ 2B को इन्होंने अलग ही रखा। अब फेज़ 1 में क्या होता है कि स्मॉल लेवल पे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो वॉलंटियर्स के अंदर ये टेस्ट शुरू होता है। तो और फेज़ 2A में क्या होता है, फेज़ 2A स्टडी एम्स टू डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव डोज एंड एक्सपेंड द सेफ्टी एक्सपीरियंस विद वैक्सीन। यानी कि फेज़ 1 में बेसिकली आपने ट्रायल शुरू कर दिया, क्लिनिकल स्टडी यहाँ से शुरू होगी, और फेज़ 2A वो उसके साथ साथ ही चलती रहती है, ठीक है, कि आप डोज डिटरमिन करते हैं कि किस डोज पे किस अमाउंट पे वैक्सीन का इफेक्ट सही आ रहा है। तो इन्होंने फेज़ 1 को और फेज़ 2A को इन्होंने कंबाइन कर लिया था, ठीक है। जो फेज़ 3 है यहाँ पे उसमें क्या होता है कि वॉलंटियर्स का जो आपका लेवल है या फिर उसका जो होता है, कह लें कि इंडिविजुअल्स, उसका नंबर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक जो कैन सीनो की वैक्सीन थी ना, चाइनीज़ वैक्सीन, इसके ट्रायल्स चल रहे थे इधर अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है नहीं इधर रावलपिंडी में, आई थिंक वहाँ पे इसके इनके ट्रायल्स चल रहे थे। तो उन्होंने कोई रखा हुआ था फेज़ 3 के, उनके ट्रायल चल रहे थे, ठीक है। इस फेज़ 3 के आई थिंक 18,000 या इतने का उन्होंने वॉलंटियर्स जो है उसका टारगेट उन्होंने रखा हुआ था। तो बहरहाल ये जितने ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टडी फिर उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है। तो इन्होंने कितने लिए, इन्होंने इधर कहीं लिखा, अभी आई थिंक हाँ ये अप टू 60,000 पीपल्स, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, इन चीज़ों में। इन्होंने इधर लिखा भी होगा कि जो फर्स्ट फेज़ थी ना वो वाली फेज़ 1 जिसमें आप वैक्सीन पहले आप डन करते हैं कि कौन सी वैक्सीन हमने यूज़ करनी है, उसमें भी 2 साल या इतने साल लग जाते हैं। लेकिन
ये चूँकि काफ़ी कह लें कि स्पीडी, ठीक है, हुई थी, तो इसमें भी इनको इतना कोई अरसा नहीं लगा। फिर फेज़ 3 के ट्रायल में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने चूँकि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पर्सन्स का, पीपल का, तो इस वजह से इसको भी इन्होंने शॉर्ट कर लिया। वो जो इतने सालों तक रहना था उसको इन्होंने मंथ्स में ले आए, इतने मंथ्स में इन्होंने ये काम कर दिए। और उसके बाद जब आपके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और आप देखते हैं कि कितने परसेंट जो है ये वैक्सीन इफेक्टिव है, फिर आप अप्लाई करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। जैसे पाकिस्तान में ड्रैप है, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। यूएसए में एफडीए है, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। ये सारी होगी, ये फेज़ 4 है आई थिंक, ये फेज़ 3 ही थी। फेज़ 4 में फिर क्या होता है कि वैक्सीन जो है वो प्रूफ वगैरह हो चुकी है। अब क्या होता है कि वो लग भी रही है, ठीक है, पेशेंट्स को। ये होता है कि पोस्ट क्लिनिकल, ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट क्लिनिकल डाटा आप इकट्ठा करते हैं कि अब वैक्सीन लग रही है, मार्केट हो रही है, आप देखते हैं कि अभी इसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं अभी शो हो रहे, जो कि पहले किसी क्लिनिकल स्टडी में नहीं हुए, शो हुए, और अब कोई नया साइड इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसकी रिपोर्टिंग करने को यहाँ ये एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है, क्या ये अभी भी ये उतनी ही इफेक्टिव है, और अभी भी क्या ये उतनी ही सेफ है जितनी उस वक्त थी, पहले थी। तो इस चीज़ को मॉनिटर बेसिकली फेज़ 4 में करते हैं। ये ज़ाहिर बात है कि ये जो फेज़ 4 वाला काम है या इन चीज़ों का है, ये तो जितनी अच्छी अदारा होता है या जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होता है वो उतना अच्छा इसको फॉलो करता है, इवन सारी स्टेजेस को। अब ये हमारे पाकिस्तान में तो आई थिंक कोई बायोटेक्नोलॉजी का इस तरह का इंस्टीट्यूट ही नहीं है। ये वैक्सीन जो काम करने का सारा काम है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में है नहीं। आपके जो नेबर है इंडिया, उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई, और अब उनको कहीं से मांगना नहीं पड़ रहा और वो अपनी वैक्सीन लगाते जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ अभी में इतनी बजट के इश्यूज हैं, ठीक है, तालीम पे हुकूमत का भी होता है, लेकिन अदारे का अपना भी होता है, ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये वो। तो हमारे यहाँ इस तरह की उन्होंने शुरू, हमने कहा कि चलो बाहर से मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। चाइना ने पता नहीं पहले इतने मुफ्त में दे दी, अब दोबारा से दे दी, तो वो काम चल गया और चल रहा है, ठीक है, हम ले लेंगे बाहर से, नहीं बनाते। ओके, तो ये सारा था वैक्सीन्स के हवाले से। अब आपका जो काम करना है, आपने आपने बताना है कि मैं आपको वैक्सीन्स के नाम लिख के दे रहा हूँ, आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये, ठीक है। आपने इनके बताना है कि ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है, ठीक है। अच्छा, और ब्रांड्स में भी आपने जो असाइनमेंट सेंड की है की हैं, वो आपने आई थिंक सर्च वगैरह करके ही सारे ब्रांड, लाइक पैरासीटामोल का ब्रांड जो है वो मोस्टली लोगों, आप स्टूडेंट्स ने ये लिखा हुआ था टाइलिनोल। तो टाइलिनोल तो आई थिंक पाकिस्तान में कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो यही कहा था कि आपके घर में आप देखें कोई मेडिसिन पड़ी है, कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, आप जैसे वो आप वहाँ से मुझे देख के बता दें। एम्पीसिलिन के जो है था ब्रांड, वो लोग उन्होंने अपने ओमनी पेन लिखा हुआ था, हालांकि अमोक्सिल के नाम से अमोक्सिसिलिन के आते हैं कैप्सूल्स, इतना मशहूर है, वो ऐसे दे रहे होते हैं। तो लोकल आप रहें जितना, आई मीन कह सकते हैं। तो ओके, मैं आपको वैक्सीन्स के नाम लिख के दे रहा हूँ, किसी को अगर आते हैं तो अभी बता सकते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग है, आपने काफ़ी सारा सुना है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कौन कौन सी वैक्सीन चल रही हैं इस वक्त। जल्दी से चैट में कोई लिख दे अगर है, किसी को पता हो। कोई एक का भी बता दे नाम। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है किसी, आई मीन वो आपको नहीं पता कौन सी इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में चाइना की दो इस्तेमाल हो रही हैं, साइनोफार्म, ठीक है। इन जो जो वैक्सीन मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, आपने इनका बताना है कि ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है। साइनोफार्म ये भी चाइना, अच्छा, मैन्युफैक्चरर का भी आपने चलें बताना है कि ये कौन से मैन्युफैक्चरर की वैक्सीन है, किसने बनाई है। साइनोफार्म हो गया, कैन सीनो के नाम से वैक्सीन है एक ये, चलिए ये भी चाइना की है, बता देता हूँ।
और फिर आपने फाइजर, बायोएनटेक, इनकी वैक्सीन है एक कोविड के अगेंस्ट। फिर है जी जॉनसन एंड जॉनसन की है, जो अभी मैंने आपको दिखाई, ठीक है, J&J इसको कहते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। वैक्सीन की टाइप क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें आपने बताना है कि जैसे फ़र्ज़ करें एक वैक्सीन है, वो है mRNA टाइप वैक्सीन, ठीक है, आपने इस तरह मुझे बताना है। और ये कौन सी वैक्सीन है, आप समझ रहे हैं ना। J&J हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर बायोएनटेक, एस्ट्राजेनिका की है, एस्ट्रा, स्पेलिंग से आप चेक कर लीजिएगा। ये आई थिंक ऑक्सफोर्ड वालों ने बनाई है, ब्रिटन। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 वैक्सीन होगी। चलिए, इसके अलावा अगर कोई हुई वो आप ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपने ऐड करनी है या नहीं करनी। हाँ, वो स्पुतनिक की वैक्सीन है, रशिया की स्पुतनिक। तो ये 6 वैक्सीन हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसको सेंड कर रहा हूँ, आई थिंक इनका आपने टाइप ऑफ दी वैक्सीन आपने बतानी है। तो अभी टाइम नहीं रहा, वरना मैं आपको बताता कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उसमें mRNA टाइप वैक्सीन होती है। चलिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कोई किसी की क्वेरी है तो बता दें, फिर आपकी ये लेक्चर हम एंड करें, आपने भी कर जाना होगा, आई मीन काम करना। समझ आ रही है वैसे आपको, या कोई नहीं आ रही कुछ। वैक्सीन की टाइप्स वाला मुझे एक्सप्लेन कर सकता। आपकी आवाज़ नहीं आई सही, आई थिंक कह रही थी कि हाँ जी, टाइप ऑफ वैक्सीन बतानी है आपने कि ये वैक्सीन जो है इसकी टाइप क्या है, ठीक है, ये किल्ड है, ये लाइव है, ये mRNA से बनी हुई है, ये किस चीज़ से बनी हुई है वैक्सीन, ठीक है। जस्ट एक, आई थिंक ये एक लाइन भी नहीं बनती, ये 2 3 वर्ड बनते हैं। और फिर आपने मैन्युफैक्चर ये नहीं बताना वैक्सीन ये बनी कैसे है, आपने बताना ये बनाई किसने, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का नाम बताना है, कंपनी का नाम बेसिकली, ठीक है, आपने बताना है। जैसे J&J की वैक्सीन है, ठीक है, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन बायो साइंस, आई थिंक ये इनकी कंपनी का नाम है, इस तरह। चलें, और कुछ अगर है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।